फ्लाई ओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं फजील अहमद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कारोबारी हालात की और ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से कि कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसानात हुए हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत को, उनका क्या सूरत हाल रही है और अब जो हालात चल रहे हैं बेहतरी की तरफ हालात जा रहे हैं, किस हद तक इन पर काबू पाया जा सकता है, पिछले नुकसान का कैसे अजाला किया जा सकता है और हुकूमत को इस हवाले से एक्सपोर्टर्स का साथ देने की किस हद तक ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हम आज जो सनतकार हैं उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान की मईशत को और अब इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बात करेंगे जो फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स हैं, जो सनतकार हैं, उनसे। तो आइए आपको मिलवाते जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से, कारोबार के हवाले से, और इसी गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सीनियर नायब सदर नदीम अल्लाहवाला और सीनियर ताजर रहनुमा हैं सूतर मंडी के, पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी जो कि फैसलाबाद में वाक़ है। और सूतर मंडी जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें अपना अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ ही लोकल इंडस्ट्री के लिए भी सूतर मंडी जो है वो अपना किरदार अदा करती है। तो इनसे मज़ीद बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो सिचुएशन चल रही है इसमें बिज़नेस के हवाले से किस हद तक किरदार अदा करती है सूतर मंडी, और कि अब जो हालात चल रहे हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए कैसे देखते हैं सूतर का कारोबार करने वाले जो ताजर हैं, और जो वक्त गुज़रा है पाकिस्तान पे एक वबा की सूरत में, उसमें कितना नुकसान हुआ है ख़ास तौर पर सूतर मंडी के ताजरों का। जी सर, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि सूतर मंडी एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है। सूतर मंडी ही से जो एक्सपोर्ट का पहिया चलता है, उसके बाद जो जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हौजरी हो या फिर दूसरा जैसा भी कपड़ा बनता है, लोकल इंडस्ट्री हो, वो सारा इस पे बेस करता है सूतर मंडी पे। आप क्या कहेंगे, इसको कैसे आप चलाते हैं, धागा कैसे आपके पास आता है, कैसे आगे आप उसको इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं, इस हवाले से थोड़ा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फजील भाई। जिस तरह आपने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एजाज़ हासिल है कि सूतर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। एक वक्त था कि सूतर मंडी पूरी दुनिया में जो यान के रेट थे, यहाँ से कोड हो के जब यहाँ से मार्केट के रेट निकलते थे तो वो अपने अपने मुल्कों में अपने अपने इदारों में इस हवाले से रेफरेंस से मार्केट के रेट निकालते थे। आज जिस तरह आपने देखा कि कोरोना के हवाले से एक हम वबा की सूरत में पूरी दुनिया इसमें फेस कर रही है और हम भी उसी का हिस्सा हैं, पाकिस्तान भी, यान मार्केट भी, बाकी इदारे भी। तो इस हवाले से हमारा जो तकरीबन पिछले 3-4 माह से काफ़ी नुकसान टेक्सटाइल सेक्टर, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं, इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। काफ़ी हमारे यूनिट बंद पड़े हैं मार्केट में। बिल्कुल आप देख लें कि कोई भी जो इन्वेस्टर था वो डर गया, भाग गया, निकल गया। गवर्नमेंट अपनी कोशिशों के बावजूद इसको सही तरह मैनेज नहीं कर सकी। देखें आसपास हमारे नेबर्स देख लें, इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, वहाँ भी कोरोना से मुतासर हैं वो लोग। उस हवाले से एक चीज़ हमें दूसरे लोगों के जो हमारी इंडिया के कंपटीटर हैं, तो हमें उससे चाहिए कि इस कोरोना देखें है तो वबा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमें पाकिस्तान के पास बड़ा ही गोल्डन चांस है कि इसको आप पूरी दुनिया की मार्केटों में आप अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा निकली है मेडिकल रिलेटेड चीज़ों से, जो हमारे टेक्सटाइल हैं, बेडशीट हैं, आप पूरे अस्पतालों के हवाले से जो भी हमारी चीज़ें हैं वो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा रिलैक्स दे, रिबेट की शक्ल में, रिफ़ंड की शक्ल में, जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करे, सुई गैस के बिल, बिजली के बिल, तो फिर हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और अपनी जगह जो खोई हुई जगह है दोबारा हम ले सकते हैं। यान मार्केट के हवाले से आपने बात की। यान मार्केट हमारे यान मार्केट का जो रोल है बड़ा, उसमें 2 कैटेगरीज के हिसाब से हम चलते हैं। एक है हमारे पास माल आते हैं एक्सपोर्ट के, जो सिर्फ हमारा एक्सपोर्टर हमसे बाई करता है। एक है लोकल इंडस्ट्री जो लोकल कपड़ा हमारा
कॉटन है, खुद जो पहनते हैं, जो खुद पहनते मोस्टली। तो जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो तो एक्सपोर्टर मोस्टली हमसे लेके तो अपनी एक्सपोर्ट के हवाले से प्रोडक्ट बनाते हैं। लोकल इंडस्ट्री भी बड़ी बुरी तरह मुतासर है। देखिए, अगर आप एक सेक्टर अगर आपका सही काम नहीं कर रहा, जिस तरह सैजिंग है, पावर लूम है, डाइंग है, ये सारे अगर हम आपस में मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ एक यूनिट भी या एक इदारा भी बंद हो जाए, एक चेन मुकम्मल ना हो, तो सारा डिस्टर्ब चेन हो जाती है। अगर सूत्र मंडी बंद है, सूत्र मंडी खुदा ना खासा किसी वजह से हड़ताल पे है या किसी जगह पे है, तो सारे बाकी निज़ाम उनका भी निज़ाम नहीं चलेगा। सैजिंग को माल नहीं जाएगा, वो सैजिंग नहीं चलेंगे, प्रोसेसिंग वाले के पास कपड़ा नहीं जाएगा, वो डाइंग प्रोसेसिंग नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हम तमाम जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने इस टेक्सटाइल को स्पेशली ज़ीरो रेटेड रखा हुआ था। उससे क्या था कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत बेहतर हो रही थी और हमें रिफंड का भी कोई मसला नहीं था। हमारे पैसे जो गवर्नमेंट के पास आज भी अरबों के हिसाब से पड़े हुए हैं। देखिए, एक एक्सपोर्टर के पैसे अगर गवर्नमेंट के पास स्टक होते जाएंगे तो फिर वो अपना नया अगर अचीव नहीं करेगा, अडॉप्ट नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पास फंड्स नहीं है। अगर मेरे पास फंड्स अवेलेबल होंगे हर वक्त, तो मैं नई मार्केट ढूंढूंगा, नए बायर ढूंढूंगा। उससे क्या होगा कि नए मुल्क में ज़र मुबादला आएगा, हमारी नई मार्केटें, नए बायर ढूंढने में हमें आसानी होगी, अपना माल पूरी दुनिया में फैलाने में हमें ये इसका फ़ायदा होगा। लेकिन गवर्नमेंट को बड़ा हमने हर प्लेटफॉर्म पे, चैम्बर की सतह पर देख लें, फेडरेशन की सतह पर देख लें, मियाँ इदरीस साहब ने बड़ी कोशिश की, हमारे प्रेसिडेंट जो मौजूदा हैं उन्होंने बड़ी, और तमाम अंजुमन ताजरान जो हमारे सिक्का ग्रुप हैं, हमारे मल्ली ग्रुप हैं, और जितने भी दोस्त हैं तमाम ने मुज़ाकरात FBR के साथ, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, नई मीर साहब, काशिफ चौधरी साहब, तमाम दोस्तों ने उनको बारहा कराया कि आपने जो शनाती कार्ड की शर्त है, ये छोटी छोटी चीज़ें इसको क्लीन अप करें, लोगों को खुल के काम करने दें, ताकि अब दोबारा मुल्क हमारा मुतहम्मल नहीं है कि दोबारा स्ट्राइक पे जाए, मार्केटें बंद हों। अभी बड़ा गोल्डन चांस है कि हमें फ्री हैंड दिया जाए, 1 साल के लिए हमें फ्री हैंड दे दें। आपकी जो रिक्वायरमेंट है रेवेन्यू कलेक्शन की, वो भी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ताजर कभी भी टैक्स देने से कभी भी घबराते नहीं है, ताजर टैक्स देना चाहते। आपका कहने का मकसद ये है कि मैदान खुला छोड़ दिया जाए एक्सपोर्टर्स के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों के लिए, कि वो एक दफ़ा खुल के खेल लें, उसके बाद फिर जो टैक्सेस हैं वो ख़ुद अदा भी करते रहेंगे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल ज़रूरत है वो ज़ीरो रेटेड करने की ज़रूरत है इंडस्ट्री को। और इसमें आप मुझे ये बताइएगा कि जो ख़ास तौर पर आपकी यार मार्केट है, वो किस हद तक किरदार अदा करती है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में? देखिए, माल तकरीबन पूरी पाकिस्तान की जो स्पिनिंग माल मिल हैं, उनका तकरीबन 80 to 85% माल सूत्र मंडी में आता है। चंद एक लोग हैं जो डायरेक्ट मिलों से वो माल लेते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा माल सूत्र मंडी, हमारे ज़रिए से गुजर के जाना है। हम सब लोगों का स्टेटस कमीशन एजेंट है। हम अपने माल के ऊपर आपको माल मंगवा के देते हैं, जो स्पिनिंग मिल है वो हमें कमीशन देती है। हमारे ऊपर भी टैक्सेस के हवाले से बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। हमने बड़ा इसमें उनको कहा कि जिस तरह पहले आप हमारे देखिए, अगर मैं 1 करोड़ का माल मंगवाता हूँ, उसके ऊपर 1% या आधा % मुझे कमीशन मिलता है। फ़र्ज़ करें 1% कमीशन हुआ, 1 लाख रुपये हो गया। अब 1 लाख में से उन्होंने टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया था तकरीबन 1.5 लाख का। अब मुझे बताएं कौन काम करेगा? अगर टैक्स, अगर मुझे इनकम है 1 लाख और टैक्स बना रहे हैं वो यहाँ पे, वो तो 50,000 खुद से दे रहे, वो कौन काम करेगा? दूसरा, हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि FBR का निज़ाम आसान बनाए गवर्नमेंट, जो हम टैक्स देने, ताकि पूरा माल जो हमारा 100% मिल हमें एडवांस हमारे कमीशन का टैक्स काट के हमें पैसे भेजती है, तो आप 100% हमें फ्री कर दें कि अच्छा, वो पहले ही टैक्स मिल वाले आपका काट के फिर आपको कमीशन आपका देते हैं? जी हाँ जी। हमारे अगर आपका 1 लाख कमीशन बन गया तो वो 17% उसमें से खुद काटेंगे, इनकम टैक्स हमारा काट के तो वो हमें जितना भी पैसे बनते हैं 12.5% 13% टैक्स हमारे ऊपर है, वो निकाल के तकरीबन 90,000 88,000 हमें वापस आ जाएगा। वो एडवांस की शक्ल में हम टैक्स देते हैं। और पूरी सूत्र मंडी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, हमारा कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिसके पास एंटीएन ना हो, जो बगैर किसी कंपनी के काम करता हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह सूत्र मंडी का उसका मेंबर ही नहीं बन सकता अगर वो टैक्स पेड नहीं है। अच्छा, आगे अब फ्यूचर में क्या देखते हैं कि हुकूमत को पॉलिसीज़ के हवाले से क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पर यार्न के हवाले से, क्योंकि धागा ही है जो सारी इंडस्ट्री पे बेस करता है, सारी इंडस्ट्री इस पे बेस करती है। सूत्र मंडी से निकलता है धागा, फिर मार्केट में वो वायरल होता है, उसके बाद उसका कपड़ा बनता है या शर्ट बनती है, टी शर्ट बनती है, वो एक्सपोर्ट होता है, लोकल मार्केटों में हमारी आता है, ख़ुद हम पहनते हैं,
اس سے پھر ایکسپورٹ سے زر مبادلہ ہم کماتے ہیں. تو آپ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں؟ پچھلے دنوں تو کرونا کی وجہ سے نقصان ہو گیا, اب آگے حکومت کو کیا پالیسیز اپنانے کی ضرورت ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے, زیادہ سے زیادہ جو معیشت ہے اس کو مضبوط کیا جائے؟ اس میں گورنمنٹ کو فوری چاہیے کہ اس کے اوپر تمام ٹیکسٹائل جو ہماری ہے, جس طرح آپ نے کنسٹرکشن کو آپ نے ریلیف دیا ہے, اس طرح آپ ٹیکسٹائل کو ریلیف دیں, فوری اس کو زیرو ریٹر کریں. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بھی اچیو ہوں گے, اور ہماری جو مارکیٹ ہے, ہم سے جو چائنا, بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا یہ لے گئے, یہ واپس لانے میں ہمیں مدد ملے گی. جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے, بجلی, سوئی گیس, ان کے ریٹ فوری کم کیے جائیں, اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ حقیقی نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے جو اس چیز کو ٹیکسٹائل ریلیٹڈ چیزوں کو سمجھتے ہیں, میاں ادریس صاحب ہیں جو ہمارے فیڈریشن کے سابقہ صدور ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی دیں اور لانگ ٹرم پالیسی دیں تاکہ اس کو ہم آگے اچیو کر سکیں. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور آگاہ کیا کہ پالیسیز کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ضرورت ہے حکومت کو, خاص طور پر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر پالیسیز بنائی جائیں. اور دوسرا یہ مطالبہ ہے صنعت کاروں کا کہ انڈسٹری کو زیرو ریٹڈ کیا جائے تاکہ ہم جو اپنے کھوئے ہوئے کسٹمرز ہیں جو کہ بنگلہ دیش, انڈیا اور سری لنکا ہم سے چھین گیا ہے کیونکہ پیداواری لاگت ہماری زیادہ تھی, اس کی وجہ سے کسٹمر ہم سے بھاگ گیا ہے, تو اس کو واپس بلایا جائے. بات چیت کو آگے جاری رکھیں گے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر, یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروباری کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں آج کاروبار کے حوالے سے, پاکستان کی ایکسپورٹ کے حوالے سے, اور خاص طور پر ایکسپورٹ کے ساتھ ہی ہماری جو امپورٹ ہے وہ بھی ریلیٹ ہوتی ہے, کیونکہ جو مشینری ہے وہ باہر کے ممالک سے ہم امپورٹ کرتے ہیں پہلے, اس کے بعد وہی مشینری جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ کو چلانے کے لیے کام آتی ہے. فیکٹریز میں, یونٹس میں وہ مشینری جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. تو فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے سابق سینئر نائب صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فاروق یوسف. امپورٹ سے وہ وابستہ ہیں, مشینری کو امپورٹ کرتے ہیں, پھر اسی مشینری کو یونٹس میں لگانے کے بعد وہاں سے امپورٹ جو ہے, جو امپورٹ آئٹمز ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں, اور جس سے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے. پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے یہ انڈسٹری. ان سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو حالات رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے, پاکستان کو کس حد تک نقصان پہنچا ہے, اور آنے والے دنوں میں اب کیا حکومت جو ہے وہ پالیسیاں اپنائے تو کاروباری طبقے کو کس حد تک ریلیف دے کے ملک کی جو معیشت ہے اس کو مضبوط بنایا جا سکے. سر, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پچھلے دنوں جیسے حالات گزرے ہیں, انڈسٹری بند رہی, پوری دنیا میں ایکسپورٹ کا, امپورٹ کا پہیہ جام رہا, کیونکہ اگر ہم نے کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی تھی, باہر ہمارے جو آرڈرز تھے ایکسپورٹرز کے پاس وہ بھیجنے تھے, وہ بھی نہیں بھیجے جا سکتے تھے. اگر آپ نے کچھ امپورٹ کرنا ہے, کیونکہ بارڈرز, بندرگاہیں بند تھیں, جس کی وجہ سے جو خاص طور پر کاروبار ہے وہ خاصا ڈسٹرب ہو رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اب حالات کیسے ہیں, پچھلے کیسے نقصان ہوا ہے امپورٹرز کو, ایکسپورٹرز کو, اب اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ فضیل. دیکھیں یہ ایک بہت حساس سبجیکٹ ہے جس پہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بات ہو چکی, بہت سارے چینلز پہ میں نے یہ آواز اٹھائی ہے. دیکھیں اس وقت ہماری اکانومی بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. ہم جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ بالکل سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں نہیں لیتے. جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس سے پرپوزل اس بجٹ میں دی گئیں اس کو بھی بالکل امپلیمنٹ نہیں کی گیا. ان کو شاید میں یہ سمجھتا ہوں غور بھی نہیں ان پہ کیا گیا. اب دیکھیں ایکسپورٹ اورینٹڈ فیکٹریاں جو ہیں اور امپورٹرز جو ہیں, ان کا ایک بالکل آپ کہہ سکتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے. جو بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری امپورٹ ہو رہی ہے, تمام بڑے برانڈز جو ہیں ان کے لوگوز ہیں, ان کی امبرائڈریز ہے, ان کا جتنا ویلیو ایڈڈ ہے وہ امبرائڈری مشین پہ, ڈیجیٹل پرنٹنگ مشین پہ, اور بہت ساری ٹیکسٹائل مشینری جو امپورٹ ہو رہی ہے, ان سے ہو کے تو آپ کا ویلیو ایڈڈ ہو کے ایکسپورٹ ہو رہا ہے. بلکہ میں اگر اب یہ کہوں کہ ایک فیشن کے دور میں, اس ماڈرن دور میں, اب اگر ہم یہ کہیں کہ ویلیو ایڈڈ کے بغیر آپ کی پروڈکٹ سیل ہی نہیں ہوتی تو یہ حق بجانب بات ہوگی. دیکھیں اب گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے
इंपोर्ट पे कदम लगाई, ट्रेड डेफिसिट तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, इसके बैड इम्पैक्ट्स जो हैं वो उस पर कभी भी उन्होंने गौर नहीं किया, ना उन्हें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो वो एट द पोर्ट स्टेज रेवेन्यू इकट्ठा करते थे वो 40% रह गया उनका। इसके बाद मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी जो है वो आना बंद हो गई बिकॉज ऑफ के देखें जब इस गवर्नमेंट ने चार्ज लिया है इस गवर्नमेंट का तो 126 रुपये का डॉलर था, आज 167 रुपये का डॉलर है। अब मुझे बताएं कि ये जो 40 रुपये का गैप है जिससे आपकी मशीनरी महंगी होगी, फिर आप बजाय इसके कि इसको कवर करने के लिए कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स इंपोर्टर्स के लिए कोई फार्मूला लेके हैं जिससे उनको भी रिलीफ मिले, आप मज़ीद कदम लगाने पर ज़ोर दे रहे हैं। जैसा कि देखें अभी SRO 727 कई दफ़ा इनको कहा गया कि उसको अब ख़त्म कर दें जिससे एक सेल टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है ऐसी मशीनरी पर जो आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में अपना अहम रोल अदा कर रही है। उस पर वो इस प्रपोज़ल पे गौर नहीं किया गया, बल्कि अभी अगर आप इस बजट को देखें तो उसमें कुछ आइटमों पे 2% इनकम टैक्स था, उस पर 4% कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। देखें एक तरफ एक मशीनरी को उन्होंने रिलीफ भी दिया है, उस पर रिलीफ दिया है और दूसरी तरफ से टैक्स लगा दिया है। जैसा कि मैं हमेशा से इस बजट के बाद से कहता आ रहा हूँ कि ये बजट लफ्ज़ों और अदाद शुमार का हेर फेर था। एक तरफ से टैक्स रिलीफ दिया गया, उसको टैक्स फ्री कहा गया, तो दूसरी तरफ से टैक्सों की भरमार कर दी गई। उन्होंने रास्ता ज़रूर बदला लेकिन टैक्स फ्री ना बजट बनाया, ना उसमें टैक्स की छूट है। मैं ये समझता हूँ कि इनको अभी भी जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए। आपका इंपोर्टर जो है वो अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, चलें आप मशीनरी की तो बात एक तरफ रख दें, अब जो मशीनरी आपकी अभी चल रही है इस पाकिस्तान में अभी है, उसका रॉ मटेरियल आप महंगा करते जाएंगे तो आपको बिजली पहले महंगी, गैस आपको महंगी, और फिर मुझे बताएं आपका मटेरियल जो है वो महंगा होगा तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो कहाँ जाएगी? क्या आप अपने इलाकाई जो कंपटीटर हैं उनसे मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चीज़ है कि अगर आप जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं वही अगर आपको महंगा मिलेगा, आपकी पैदावारी लागत बढ़ेगी। जो आपके कंपटीटर्स हैं वो अगर आपके मुकाबले में सस्ती चीज़ कस्टमर को देंगे तो वो उसको प्रेफर करेंगे, उससे ख़रीदेंगे, ना कि पाकिस्तान से लेंगे कि महंगी। अगर फ़र्ज़ करें कि हम $5 की दे रहे हैं, बांग्लादेश या इंडिया $4 की दे रहा है, तो कोई भी कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा, वो इंडिया या बांग्लादेश से ख़रीदने के वो उनके पास जाएगा कि उनको सस्ती चीज़ मिल रही है। तो आपका ये मतलब है कहने का कि हुकूमत को जो पैदावारी लागत है उसमें बिजली में या गैस में जो टैरिफ हैं उनमें कमी लानी चाहिए ताकि पैदावारी लागत कम से कम हो। बिल्कुल उन पे लानी चाहिए, और इंपोर्ट पे कदम अगर लगानी है तो ऐसी आइटमों पे लगाएं जो पाकिस्तान में बन रही हैं। मैं इस हक़ में हूँ कि वो कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में बन रही है, लेकिन एक चीज़ अगर बन नहीं रही और आप उसको रोक देंगे, आपकी एक्सपोर्ट भी उससे मुतासर होगी, आपका सारा सिस्टम जो है एक पहिया है वो घूमना बंद हो जाएगा। देखें अभी भी आपके जो रॉ मटेरियल हैं इनमें बहुत सारी कंज्यूमर आइटम भी हैं। आप महंगाई जो है वो देखें, अभी पेट्रोल महंगा हो गया, अभी रिसेंटली पेट्रोल महंगा हुआ है, उससे आपका टोटल फैब्रिक जो है कपड़ा वो महंगा हो गया। देखें ये बांग्लादेश, हम वियतनाम, श्रीलंका, इंडिया की बात कर रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट हमसे बढ़ गई क्योंकि उनका फोकस था ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे। हमने इसी पे हम बहुत खुश हैं कि अगर हम 118 नंबर पे थे तो हम 112 पे आ गए। सर मुझे ये बताइएगा कि जो हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें बाहर से या मशीनरी जो इंपोर्ट करते हैं, क्या मुमकिन है कि वो हम अपने ही मुल्क में उसको तैयार कर सकें? जैसे एम्ब्रॉयडरी मशीन है, ऐसा मुमकिन है कि हम अपने मुल्क में अगर वो इंडस्ट्री लगाएं कि वो मशीनरी ही खुद से तैयार करें ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी कि हम खुद से ही चीज़ें तैयार कर रहे हैं और फिर हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़र मुबादला है वो हम कमा सकेंगे, ना कि हम पहले डॉलर्स में पे करके वो मशीनरी पाकिस्तान में लाएं और उसके बाद उसको नस्ब करने के बाद उससे काम चलाएं अपना। फजील बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है इसमें बहुत से चाइनीज़ भी अभी आए हैं, और हम सब बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं इंपोर्टर हूँ तो मुझे पाकिस्तान से पहले अपना
इंपोर्ट जो है वो कभी भी मैं उसको नहीं देखता, मैं सबसे पहले पाकिस्तान देखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही ऐसे देखते हैं। हम ये चाहते हैं इंडस्ट्री लगे, लेकिन फ़ज़ील क्या इंडस्ट्री के लिए लगने के लिए आप इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, इंडस्ट्री को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखें फैसलाबाद में जो फेडमेक है, यहाँ पे 10 साल के लिए आपने टैक्स फ्री किया, आपने सहूलतें दी, लेकिन आपको ये देखना है कि जो इंडस्ट्री बांग्लादेश में लगती है, जो इंडस्ट्री वियतनाम में लगती है, या ऐसी प्रोडक्ट है जो चाइना से इंपोर्ट हो रही है या अदर कंट्री से इंपोर्ट हो रही है, क्या पाकिस्तान में हम बना के उसकी कॉस्ट को मेंटेन कर सकेंगे? क्या वो वाइबल है? हमारी यहाँ पे लोकल लोग हमसे उसको ख़रीदेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हम इस काबिल ही नहीं हैं। हमें गवर्नमेंट को ये हमें सबको मिलके ये समझना होगा कि हमने इसको पहले वाइबल बनाना है, फिर इंडस्ट्री लगेगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और आगाह किया कि क्या मसाइल हैं इंडस्ट्री के। और नाजरीन आपने बातें सुनी, कारोबारी तबका जो है उसका भी यही ख्याल है कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में ज़रूर लगे, लेकिन हुकूमत किस हद तक सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री को। जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उसकी इंडस्ट्री अगर मुल्क में लगेगी तो इस ज़ाहिरी सी बात है मुल्क का ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक्सपोर्टर्स अपने मुल्क का सबसे पहले या इंपोर्टर्स सोचते हैं कि इंडस्ट्री यहाँ लगे, लेकिन हुकूमत किस हद तक सपोर्ट करती है, क्या हुकूमत उसको चलाने में मदद करेगी या नहीं करेगी, इसको सबसे पहले देखना होगा। क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है, पैदावारी जो लागत है, उसको सबसे पहले देखना होता है कि हमारे जो कंपटीटर हैं वो किस हिसाब से अपना माल तैयार कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको देने के लिए, और हमारी जो लागत है, पैदावारी लागत, वो किस हद तक ऊपर जा रही है। अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा उस पर लागत आएगी, हमारी ख़र्चा आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो कस्टमर है वो उनसे ज़्यादा माल ख़रीदेगा, ना कि पाकिस्तान को ऑर्डर देगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही थी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कि कोरोना वायरस की वजह से किस हद तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को नुकसान हुआ और मौजूदा हालात जो जा रहे हैं इस हवाले से पाकिस्तान किस हद तक फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि रीजन में देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश में क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं पाकिस्तान की निस्बत, जिसकी वजह से यूरोप से जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान हैज़री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मियां नईम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद पूछेंगे कि हालात के जो मौजूदा हालात हैं उनके हवाले से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कैसे हुकूमत सपोर्ट कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला जो है वो कमाया जा सकता है। मियां साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। मियां साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो मौजूदा हालात अब जा रहे हैं, जो कोरोना वायरस की वजह से इंडस्ट्री बंद रही, मज़दूरों का भी नुकसान हुआ, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बुरे असरात पड़े। अब हमारे पास एक अच्छा मौका है कि बांग्लादेश और इंडिया में क्योंकि कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर ऑर्डर्स नहीं कर रहा इंटरनेशनल कस्टमर, ज़्यादा ऑर्डर्स पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। तो क्या आप कहते हैं हुकूमत को कैसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, कैसे सपोर्ट करना चाहिए हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़र मुबादला है वो मुल्क में लाया जा सके और मईशत को मजबूत किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिटी 41 कि आपने हमेशा जो हमारी एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री है, स्पेशली वैल्यूएडेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके जो मसाइल हैं उनको हमेशा आपने हाईलाइट किया है। तो देखें, अगर वर्ल्ड वाइड जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसमें, इस तनाज़र में इसको देखा जाए तो पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो बैडली श्रिंक हुई है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, और पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही कोई अच्छे हालात में नहीं थी, तो हमारी जो ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली माइनस पे गई है। तो इस वक्त जो टाइम है, इस टाइम में जो सबसे बड़ा जो एक ही पोर्टफोलियो है, एक ही मैकेनिज़्म है जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो नेशनल इकानमी को फ्रेश ब्लड इंजेक्ट कर सकता है इस वक्त, तो इस पे तवज्जो देनी चाहिए। खुशकिस्मती से चूँकि पेंडेमिक और कोविड-19 की वजह से इंडिया में और बांग्लादेश में को हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अल्लाह ताला इस आफत से पूरी दुनिया को निजात दिलवाए, हमारी ये दुआ है। तो पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड है बाहर, उधर ऑर्डर्स बाहर देने में रिलेक्टेंट है।
تو ہمارے پاس جو ہماری انڈسٹری ہے اس کی تقریباً 80% کیپیسٹی اس وقت فل اپ ہو گئی ہے. تو لیکن کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے کہ وہ آرڈرز بنانے کا انڈسٹری کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں انڈسٹری نے برے سے برے حالات میں بھی بہت زبردست پرفارمنس دی ہے. جب 21 مارچ کو انڈسٹری بند ہوئی, لاک ڈاؤن ہوا, تو مارچ میں, اپریل میں اور مئی میں 54% جو ہے وہ ڈکلائن میں گئی تھی ایکسپورٹس, اور انڈسٹری بند تھی. اس بند انڈسٹری میں بھی ہم نے ایک مزدور کو, ایک لیبرر کو بھی لے آف نہیں کیا. تمام لوگوں کو ان کی پوری سیلری کے ساتھ ان کو گھر بیٹھے سیلری دی, ان کو راشن دیا. جو انڈسٹری کی بساط تھی اس کے مطابق اس نے پرفارم کیا انڈسٹری نے, اور اپنے لیبرر کا ساتھ دیا. اس کے جواب میں ہم نے جو گورنمنٹ سے ریکویسٹ تھی ہماری کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, جو ہمارے ریفنڈز کلیم ہیں وہ ہمیں, جو سیلز ٹیکس کے ہیں, ریبیٹس کے ہیں, انکم ٹیکس کے ہیں, DLTL کے ہیں, وہ ہمیں دیں. اس کی مد میں گورنمنٹ نے ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کیا. اچھا میاں صاحب, آپ نے مزدوروں کی بات کی کہ کسی بھی مزدور کو لے آؤٹ نہیں کیا گیا, پیز ان کو دی گئی, لیکن جو مزدور ہیں ان کی جانب سے بھی یہ اعتراض سامنے آ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے دوران جب خاص طور پر انڈسٹری بند رہی, فیکٹریز بند رہیں, تو ان کو سیلریز ان کی نہیں ادا کی گئیں. کچھ ایسی فیکٹریز یا ملز ہیں جنہوں نے مزدوروں کو فارغ بھی کر دیا اور اس کے بعد ان کی تنخواہیں ادا نہیں کی. تو جو حوضری سے ریلیٹڈ خاص طور پر جو آپ کی انڈسٹری ہے, اس میں 100% یہ یقینی بات ہے کہ کسی مزدور کو فارغ نہیں کروایا گیا, ان کو تنخواہ بھی ادا کی گئی ہے. یہ کس حد تک یقینی بات ہے آپ کی؟ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اس ملک کی اکانومی کی بیک بون ہے, اور اس میں جو ہمارا نیٹ ویئر سیکٹر ہے اس کا $3.2 بلین کا ٹرن اوور شیئر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بہت زیادہ ہے, اور اس کو تقریباً 5 بلین پہ ہونا چاہیے, 5 سے بھی ابو ہونا چاہیے. گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو اس کو ہم $2-3 بلین اس کی انہانسمنٹ ہو سکتی ہے, اس کو انکریز کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ حوضری انڈسٹری, 110% یقینی ہے کہ ہماری انڈسٹری میں, ہمارے جو 3000 یونٹس پورے پاکستان میں ہیں, کسی ایک یونٹ سے بھی یہ رپورٹ نہیں آئی کہ ہم نے کسی ایک مزدور کی سیلری کاٹی ہو یا اسے لے آف کیا. ہمارا جو لیبرر ہے وہ ہماری لائف لائن ہے. ایک مشینسٹ 10 سال میں تیار ہوتا ہے, وہ ہمارا ایسٹ ہے. اس کے خون پسینے کی, جو مشین پہ وہ اپنا خون پسینہ بہاتا ہے نا, اس سے ہمارا چولہا جلتا ہے صنعت کار کا, اس سے ہم پیسے ارن کرتے ہیں. تو وہ ہمارا ایسٹ ہے, ہم نے اسے نہیں نکالا. اگر ہم اسے نکال دیتے تو وہ بے روزگار ہو کے وہ چنچی چلانے لگ جاتا, تو ہمیں پھر نیا بندہ ٹرینڈ کرنے کے لیے پھر 10 سال چاہیے. It's not an easy job, it's a big deal. تو ہم نے اپنے لیبرر کو کبھی بھی نہ اس کا ساتھ کبھی چھوڑا ہے, اور نہ انشاءاللہ کسی بھی قسم کے حالات میں چھوڑیں گے. ہماری یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان معاملات دیکھیں. ڈیلیما یہ ہے کہ آج تک پینڈیمک سے پہلے اور پینڈیمک سے بعد کسی ایک پالیسی میکر نے کبھی اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیا کسی بھی پالیسی کے بنانے کے وقت. یہ سب سے بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے آج تک انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو بہت مشکل سے کر رہی ہے. تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی پالیسی بنانی ہے, آپ ٹیبل نیگوسیشن کریں, ہمیں بلائیں. ہماری 10 باتیں ہوں گی, آپ ان میں سے جو آپ کو 2, 4, 5 اٹریکٹ کرتی ہیں وہ مان لیں. نجائز مطالبہ ہم نے نہ کبھی کیا ہے. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ وقت ہے بائر کو ہم پرفارم کریں, اس کو ہم بتائیں کہ ہم تیرے ساتھ لائل ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کاسٹ ٹو کاسٹ نہیں ہونا چاہیے. پروفٹ کے لیے ہم نے انڈسٹری لگائی ہے, اس میں پروفٹ بھی ہونا چاہیے, لیکن وہ پروفٹ والا معاملہ کبھی کہیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جب $40 پہ بیرل تیل تھا, $40, تب بھی بجلی کے ریٹ یہی تھے, $60 تھا جب, اب $40 ہے, اب بھی یہی ریٹ ہے. دیکھیں کسی کو اس پہ سمجھنا چاہیے, کسی کو اس پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فوراً 6 سینٹ ریٹ کیا جائے بجلی کا, 7.5 سینٹ کی نسبت, اور گیس کے ٹیرف ریٹس بھی
$6 پر MMBTU کی بجائے 5 پہ لے کے آئے تاکہ انڈسٹری کو ریلیف ملے. گیس اور بجلی جو الیکٹریسٹی ہے وہ انڈسٹری کی لائف لائن ہے, وہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا 35% ہے. اس کو ہم نے منیمائز کرنا ہے. ہم نے, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو فوراً منیمائز کر کے انڈسٹری کو ریلیف دیا جائے. انڈسٹری آپ کو پے بیک کرے گی, ڈیفینیٹلی کرے گی, یہ میرا وعدہ ہے انڈسٹری کا. اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ریفنڈز کا معاملہ بہت دیر سے چل رہا ہے ایکسپورٹرز کا, جو آپ مطالبہ ایک کر رہے ہیں کہ ٹیرف جو ہیں اس میں کمی لائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو پیداوار ہے وہ بڑھائی جا سکے, اور دوسرا یہ کہ جو نقصان ہوا ہے خاص طور پر ایکسپورٹ کی مد میں لاک ڈاؤن رہنے کی وجہ سے, اس کو اب کیسے پورا کیا جا سکتا ہے, کیسے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے, اور کیا اگر حکومت ساتھ دیتی ہے, جو ہمارے پاس اس وقت یہ گولڈن چانس ہے کہ صرف پاکستان کو آرڈرز مل رہے ہیں, انٹرنیشنل بائرز کی ساری جو نظر ہے وہ اس وقت پاکستان پہ ہے, پاکستان سے زیادہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. کیا اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے پیچھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے, اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں حکومت اپنا کس حد تک کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. ہمارا تو یہ بہت پرانا مطالبہ ہے کہ اس 17% کو ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ کیسی پریکٹس ہے کہ آپ پہلے ہم سے سیلز ٹیکس کی مد میں 17% لے رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو واپس دینا. بھائی اگر آپ نے لے کے واپس دینا تو آپ لے کیوں رہے ہیں؟ اس طرح کی پریکٹس کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارا جو انڈسٹری ہے اس کو لیکوڈیٹی کرنچ میں ڈال رہے ہیں؟ اچھا جہاں تک بات ہے فیبرری سے آن ورڈ اب پھر سلو ہے سسٹم بہت زیادہ, تو ریفنڈ جو ہیں وہ بر وقت نہیں مل رہے. یہ ہمارا مطالبہ ہے, اس کو سمجھیں, اس کو 2 سال کے لیے دیکھیں. یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہے, نارمل سچویشن نہیں ہے. اگر نارمل سچویشن ہوتی, آپ نارمل سچویشن میں بھی ڈیلیور نہیں کر سکے, تو آپ اس طرح کی سچویشن میں جب کہ آپ کے پاس ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ کی اکانومی جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ میں ہے, تو آپ ہمارا پیسہ دبا کے بیٹھے ہیں. تو آپ انڈسٹری سے انڈسٹری کے پاس آرڈر ہیں اور اب انڈسٹری سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ $2-3-4 بلین کا انہانس دے, تو یہ کیسے دے سکتی ہے انڈسٹری جب تک آپ اس کے ریفنڈز نہیں دیں گے؟ جب آپ اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کا مطلب ہے کہ ہمیں کھل کے ہماری خواہش کے مطابق ہمیں کام کرنے دیا جائے, اور ریزنیبل پروفٹ پہ. پہلے ہی جو ہے وہ پروفٹ مارجن بہت سکویز تھا, اب 17% ہمارا جو ہے وہ پروفٹ نہیں ہے, وہ ہمارا اوریجنل پیسہ ہے جو فوراً ان کی پاکٹ میں اس کٹی میں چلا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں جو پرابلم ہے اس کو کوئی بندہ نہیں سمجھ رہا. دیکھیں یہ نارمل حالات نہیں ہیں. آپ IMF سے کتنی آپ نے فیورز لی ہیں, آپ 1-2 اگر IMF کا پریشر ہے تو اس سے فیور لیں کہ بھائی ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے یہ نارمل حالات نہیں ہے, پینڈیمک چل رہا ہے, ہماری گروتھ نیگیٹو میں ہے, ہم اپنی گروتھ کو پازیٹیو میں کرنے کے لیے ہمیں اپنی انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے, ایکسپورٹ سے انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں 1-2 سال کے لیے اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے. اگر آپ اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے, اس کو 5% پہ لیں, سنگل ڈیجٹ پہ لیں. دیکھیں ہم ٹیکس, بزنس مین کبھی ٹیکس ایویژن نہیں کرتا, اور ہم صرف نظام کی وجہ سے, اس کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے, اس کے کمپلیکیٹڈ ہونے کی وجہ سے لوگ ٹیکس دینے سے, ٹیکس نیٹ میں آنے سے اوائڈ کرتے ہیں. فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ کا دوسرا آپ نے جو پارٹ تھا آپ کے کویشچن کا کہ فیوچر میں کیا یہ نقصان جو انڈسٹری کو ہوا ہے یہ پورا ہو جائے گا. دیکھیں فیوچر کا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, اور ہم یہ بینگ اے فیوچرسٹک میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہت بہتر کرے گا. بہت جلد ہماری جو اکانومی ہے وہ پازیٹیو گروتھ میں آ جائے گی. لیکن اس کے لیے آج سے پالیسی میکرز کو دیکھیں, ہماری جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ ہماری اکانومی کا 60%, مور دین 60% ہے. تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ اس کی پالیسی بناتے وقت آپ بغیر اسٹیک ہولڈر کے اس کی پالیسی کو نہیں بنا سکتے. آپ ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ نیگوشیٹ کریں, آپ ہمیں ہمارے مسائل ہم سے پوچھیں. جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیور دے سکتے ہیں وہ فیور دیں, جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے آپ اس کو نہ دیں. لیکن ہمیں 50-60% ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کو تو مانیں, تاکہ انڈسٹری اگر آپ کو فیور کر رہی ہے, اگر انڈسٹری پرفارم کر رہی ہے, اگر 80 لاکھ مزدور جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ پورے پاکستان میں وابستہ ہے, اگر وہ اپنے گھر کو نہیں گیا, بے روزگاری جس طرح پوری دنیا میں انڈیا میں ہوئی ہے اس طرح پاکستان میں نہیں ہوئی, تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انڈسٹری کا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کو انڈسٹری کو بٹھا کے ٹیبل پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, انڈسٹری کی بات سننی چاہیے اور انڈسٹری کی بات ماننی چاہیے, تاکہ انڈسٹری چلے گی,
एक्सपोर्ट्स मैकेनिज्म चलेगा, एक्सपोर्ट का पहिया चलेगा, फॉरेन रेमिटेंस आएगी, आपकी ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव में जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन आपने बातें सुनी सारी मियाँ नईम साहब की, जो कि इन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को किस हद तक नुकसान पहुंचा है कोरोना वायरस की वजह से। और हमारा कतन ये मकसद नहीं था कि जो हमारे कंपीटिटर्स हैं उनको नीचा दिखाया जाए, लेकिन सिर्फ बात करने का मकसद ये था कि जो इस वक्त चांस है पाकिस्तान के पास, जो कंपीटिटर्स हैं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की मद में, उनके मुकाबले में इस वक्त हम ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं जो कि पहले इंडिया या बांग्लादेश से माल ख़रीदते थे, उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। माल पाकिस्तान का उनको पसंद आएगा तो आइंदा भी आने वाले वक्त में वो ज़्यादा ऑर्डर पाकिस्तान को देंगे। तो हुकूमत को ये अब सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को, एक्सपोर्टर्स को। जैसे मियाँ साहब ने कहा कि जब भी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो पॉलिसी बनाते हैं तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको चाहिए कि एक्सपोर्टर्स को साथ बिठाएं, डिस्कस करें कि ये चीज़ ऐसे हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, क्या ये इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं। और ख़ास तौर पर इंडस्ट्री से वाबस्ता जो मज़दूर हैं उनके रोज़गार के लिए अब हुकूमत को सोचना है कि इस मौका पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए इंडस्ट्री को, और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए एक्सपोर्ट की मद में ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाने के लिए इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, और जो मज़दूर हैं जिनका रोज़गार इसके साथ जुड़ा है उनको सपोर्ट किया जाए ताकि गुर्बत का भी ख़ात्मा किया जा सके। तो प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, मैं आपका मेज़बान फ़ज़ील अहमद इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।